प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन और उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। अभी तक हमने इसके 25 भाग देख लिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वे यूट्यूब पर भेजे गए लिंक के आधार पर इसे एक बार देखें और इसे एक बार जिनने देख लिया वे भी फिर से पढ़ें, क्योंकि जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे एक वैचारिक उद्वेलन मन में और तत्परता से पुष्ट होता है और इसकी संवेदना हृदय को छूती है और उपन्यासकार की सृजनधर्मिता के साथ जो अभिव्यक्ति हमारे सम्मुख है वो और भी स्पष्ट से स्पष्ट होती चली जाती है। हमने कल पढ़ लिया था कि लेखक के गांव के बरला गांव के एसपी साहब के वहाँ जाकर वह अपने जाति विभेद से फिर आहत होता है और उसके बाद क्या होता है कथा में आगे देखिए। कुरैशी ने तत्परता से उत्तर दिया, सर पूछताछ के लिए बरोरा ले जा रहे हैं। पता नहीं कुरैशी की बात का अधीक्षक पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा, लेकिन मेरी हृदय गति बढ़ गई थी। अधीक्षक के जाते ही वे सब फटाफट जीप में चढ़ गए थे। सभी ने राहत की सांस ली थी। मैं अभी तक घबराया हुआ था। मैंने कुरैशी से पूछा, मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो? कुरैशी ने ठहाका लगाया था। इंस्पेक्टर वर्मा ने मेरी हथेली अपने दोनों हाथों में लेकर मुझे आश्वस्त किया था, आज की रात आप हमारे साथी हैं, चिंता बिल्कुल ना करें। मैंने जब उपन्यास पढ़ाना शुरू किया तब भी आपको एक बात कही थी कि साहित्य में विधा के पाठ का अपना एक अनुशासन होता है और पढ़ने के साथ ही उसके अर्थ का उद्घाटन भी होता चला जाता है। मैं आज कुछ विशेष रूप से इसलिए पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ कि इस उपन्यास को जब आप दोबारा से पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें और इस भांति इसकी पड़ताल करें कि इनके स्वतः स्फूर्त अर्थ आपके मर्म तक पहुँचे और आपकी अभिव्यक्ति में वो गहराई आ सके जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। अचानक एक जगह जीप रुक गई थी। ये जीप से उतरकर इधर उधर खड़े हो गए। कुरैशी और वर्मा अलग जाकर खड़े हो गए थे। मैं जीप में ही बैठा था। आने जाने वाले ट्रकों कारों को रोककर जांच पड़ताल होने लगी थी। एक ट्रक आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च लेकर आ रहा था। ड्राइवर और ट्रक क्लीनर को पुलिस ने नीचे उतार लिया था। पुलिस उन्हें ट्रक खाली करके चेक कराने की जिद कर रही थी। ट्रक ड्राइवर जानता था इस सुनसान जगह पर ट्रक खाली करने का अर्थ क्या है। काफ़ी देर की खींचतान के बाद ड्राइवर ने एक सिपाही की मुट्ठी में कुछ रुपए ठूंस दिए और ट्रक खाली कराने का नाटक अचानक खत्म हो गया। ये रिश्वत और लाल फीताशाही का खुलासा, राजनीतिक विसंगतियाँ और व्यवस्थागत संरचना में फैली हुई अराजकता का खुलासा लेखक बड़े बेबाक ढंग से करता है। 8-10 ट्रकों के साथ यही नाटक दोहराया गया था। मैं जीप में बैठकर यह तमाशा देख रहा था। पुलिस के इस चरित्र पर कुरैशी से कई बार लंबी बहस हो चुकी थी। उसके अपने अनुभव थे। यदि वह ऐसे न करे तो ऊपर वालों की नज़र में अकर्मण्य था। उसकी गोपनीय रिपोर्ट खराब हो चुकी थी। इसी आधार पर यानी उसे भी इसी मशीनरी का हिस्सा बनना पड़ा था। कुरैशी के तर्कों की सच्चाई नाप लेने का कोई यंत्र मेरे पास नहीं था। मैंने एक बार कहा भी था, कुरैशी अपने गुनाहों को छिपा लेने का यह अच्छा तरीका है। अपने से ऊपर वालों के सिर दोष मढ़ दो, ऐसे ही ऊपर वाले नीचे वालों को दोषी बताकर बच जाते होंगे। रात 12:30 बजे हम वाणी पहुंच गए थे। वाणी में उन दिनों मेला चल रहा था। मेले में जैसे ही जीप रुकी एक एक करके सभी सिपाही इधर उधर हो गए थे। कुरैशी और वर्मा एक चाय की दुकान के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे। दुकानदार ने उनकी खूब खातिरदारी की थी। काफ़ी देर तक भी सिपाही नहीं लौटे तो इंस्पेक्टर वर्मा ने कुरैशी से पूछा, ये सब कहाँ गए? कुरैशी ने कटुता भरे स्वर में कहा, जाएंगे कहाँ, अपनी माँ बहनों के संग मुँह काला करने गए हैं। उस मेले में काफ़ी संख्या में ऐसी स्त्रियां आती थी जो धंधा करती थी। पुलिस जानते हुए भी उन्हें नहीं हटाती थी। हो सकता है वहां से वसूली ही की जा रही हो। मेरा मन कड़वा हो गया था यह सोचकर। ऐसे क्षणों में मुझे लगता था जैसे कुरैशी के सिर पर सींग निकल आए हैं। एक संवेदनशील व्यक्ति के चरित्र में 2 चरित्र एक साथ थे। रेखांकित करिए, एक चरित्र में 2 चरित्र थे। व्यक्ति होता क्या है, दिखता क्या है, करता क्या है, करनी कथनी का अंतर और व्यवस्था के नाम पर क्या अव्यवस्था फैलाई जा रही है, इस चीज़ का बहुत
बहुत बेबाकी से खुलासा लेखक करता है। 2 बजे के आसपास ये डाकू उन्मूलन फोर्स मेले से निकलकर कच्चे रास्तों पर चल पड़ी थी। 1-2 गांवों में सामान्य पूछताछ करके फिर से पक्की सड़क पर आ गए थे। वरोरा थाने में पहुंचकर रात भर की रिपोर्ट दर्ज कराने कुरैशी और वर्मा अंदर चले गए थे। मैं जीप की सीट पर लेटकर झपकियां लेने लगा था। कुरैशी ने मुझे जगाकर पूछा था, चाय लोगे? एक सिपाही चाय का कप हाथ में लिए खड़ा था। चाय का घूंट भरने से कुछ देर के लिए नींद भाग गई थी। सुबह 5 बजे कुरैशी मुझे क्वार्टर में छोड़कर पुलिस लाइन लौट गया था। मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी। लेटते ही सो गया था। काफ़ी दिन चढ़े, आँख खुली। रविवार था, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं थी। अपने लिए एक कप चाय बनाकर अखबार के पन्ने पलटने लगा तो एक शीर्षक पर ध्यान गया। किसी गांव में डकैती की एक और वारदात हो गई थी। मेरी आंखों के सामने समूची रात के क्रियाकलाप घूम गए। डाकू उन्मूलन पर निकली फोर्स के कारनामे मेरी स्मृति में दर्ज हो गए थे। दोपहर 2-2:30 बजे कुरैशी फिर पहुंच गया था, अपने उसी दल बल के साथ। अधीक्षक ने अपने कार्यालय में बुलाया था। कार्यालय शहर में कॉलोनी से 30 किलोमीटर दूर था। कुरैशी मुझे साथ लेने आया था। मैंने इनकार किया, लेकिन वह माना नहीं। मुझे चलना पड़ा। घोड़ पेट से आगे एक 15-16 वर्ष का लड़का कंधे पर थैला लटकाए पैदल आ रहा था। कुरैशी ने जीप रुकवाई और उस लड़के को आवाज़ दी। पुलिस की गाड़ी देखकर वह डर गया था। कुरैशी ने उसे डांटते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? लड़के ने सहमते हुए जवाब दिया, अपने गांव। कौन सा गांव? वणी के पास। वणी के पास? इतनी दूर पैदल? हाँ साहब, पैसे नहीं है, बस किराए के लिए। कहाँ से आ रहे हो? लड़का घबरा गया। चंद्रपुर के किसी होटल का नाम बता रहा था जहाँ वह काम करता था। होटल मालिक ने छुट्टी नहीं दी, न 4 महीने का बकाया वेतन। लड़के की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वह चंद्रपुर से वणी तक बस में जा सके। माँ की बीमारी की खबर सुनकर वह अपने गांव जा रहा था। शोषण का एक और वाकया स्पष्ट है। 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं देते हैं, छुट्टी भी नहीं देते हैं, और वह मजदूर श्रमिक आगे अपने घर जाता है और उससे वे इस तरह पेश आते हैं। पूछताछ के दौरान कुरैशी ने उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। झूठ बोलता है, सच सच बता, माजरा क्या है? साहब, मी खर सांग तो शपथ देवाची, मैं सच कहता हूँ। थप्पड़ लगते ही लड़का मराठी बोलने लगा था। मैं फटी फटी आंखों से कुरैशी को देख रहा था। मुझे अजीब लगा था कुरैशी का व्यवहार। मैंने कुरैशी को रोकते हुए कहा, कुरैशी, तुम्हारी नज़र में ये झूठा, मक्कार, चोर या डाकू कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जेब में पैसे नहीं है, यह सच है। फिर भी तुम इसे पीट रहे हो। होटल मालिक जिसने इसे वेतन नहीं दिया, उसकी और निगाह ऊंची करके भी तुम नहीं देख सकते? इसकी मदद करने या इसका वेतन दिलवा पाने का भी कोई कानून तुम्हारी पुलिस के पास है, या सिर्फ इसे पीटते ही रहना कानून की दंड संहिता है? यहाँ पर न्याय और कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उधेड़ कर रख दी है लेखक ने, और स्पष्ट किया है। मेरे इस हस्तक्षेप ने सभी को क्षण भर को स्तंभित कर दिया। लड़के में थोड़ी हिम्मत आ गई। उसने कुरैशी के पांव पकड़ लिए। मैं सच बोल रहा हूँ, चाहो तो होटल में जाकर पता कर लो। कुरैशी ने उसे जीप में बिठा लिया। चंद्रपुर रेलवे पुल के पास एक होटल का नाम उसने बताया था। जीप होटल के ठीक सामने जाकर रुकी। होटल में चाय नाश्ते वालों की भीड़ थी। काउंटर पर बैठा होटल मालिक नौकर के साथ पुलिस को देखकर सकपका गया। कुरैशी ने उसके मनोभाव ताड़ लिए। मैं कुरैशी के पीछे खड़े था। कुरैशी ने रौब से पूछा, ये तुम्हारे होटल में काम करता है? जी साहब। क्या किया है इसने? इसे पगार क्यों नहीं दिया? कुरैशी ने सवाल दागा। मैं अभी देता हूँ साहब, आज ये काम पर नहीं आया था। कितने महीने से तनख्वाह नहीं दी इसे? साहब, आजकल धंधा मंदा चल रहा है। नौकर को हिम्मत आ गई। उसने कुरैशी से कहा, साहब, 4 महीने से एक भी पैसा नहीं दिया। होटल मालिक ने 4 महीने की पगार नौकर के हाथ पर रख दी थी। लड़के के चेहरे पर खुशी की रेखाएं खिंच गई थी। कुरैशी ने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। मैंने कहा, कुरैशी, तुम्हारे खाते में एक तो अच्छा काम जुड़ा। लड़के ने एक बार फिर कुरैशी के पांव पकड़कर आभार व्यक्त किया। बल्लारपुर पेपर मिल्स बल्लारपुर प्रतिवर्ष नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन करता था। मराठी और हिंदी नाटकों की यह प्रतियोगिता रंगकर्मियों के लिए नहीं, आसपास के दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। मेघदूत नाट्य संस्था ने इस प्रतियोगिता में आधे अधूरे हिमालय की छाया, सिंहासन खाली है, पैसा बोलता है नाटकों का मंचन करके अपनी एक विशिष्ट जगह बना ली थी। कई पुरस्कार भी जीते थे। इस प्रतियोगिता में मुझे कई बार सर्वोत्तम अभिनेता, सर्वोत्तम निर्देशक का पुरस्कार मिला। आधे अधूरे में सावित्री को और हिमालय की छाया की केंद्रीय भूमिका के लिए चंदा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार
मिला था। डॉक्टर हीरालाल वर्मा, किशन शर्मा जैसे मित्र और मार्गदर्शक इसी प्रतियोगिता के माध्यम से संपर्क में आए थे। हीरालाल वर्मा एक अच्छे नाट्य लेखक थे। किशन शर्मा आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र में वरिष्ठ उद्घोषक और मंचों के लोकप्रिय कलाकार थे। उन्होंने मुझे आकाशवाणी में परिचित कराया था। बड़े भाई की तरह उनका स्नेह मुझे मिलता था। चंदा उनका बहुत आदर करती थी। मुझे बनाने में किशन शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे जितने अच्छे कलाकार थे उतने ही संवेदनशील इंसान भी, जो मानवीय अनुभूतियों को परख लेने की क्षमता रखते थे। आर्नेस फैक्ट्री कॉलोनी में एक कवि सम्मेलन के दौरान इनसे मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात में ये अपने से लगे थे। नागपुर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। अच्छे गज़लकार होने के साथ नवभारत में व्यंग्य शैली में एक स्तंभ भी लिखते थे। पारिवारिक स्तर पर भी वे बेहद आत्मीय थे। जब भी नागपुर जाना होता था उनके निवास पर मैं ज़रूर जाता था। वे मेरे लिए एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने मेरी कमज़ोरियों के प्रति मुझे सचेत किया, मेरी भाषा को परिमार्जित किया। उनके सानिध्य में ही विजय व्यास और रंजन त्रिवेदी से मेरा परिचय हुआ। नए उभरते रचनाकारों के लिए यह स्तंभ महत्वपूर्ण था। इसी स्तंभ में विजय व्यास ने मेरी कविताओं को समीक्षात्मक टिप्पणी के साथ छापा था। प्रसिद्ध गीतकार वीरेंद्र मिश्र जी से भी मेरी भेंट डॉक्टर हनुमंत नायडू जी के निवास पर हुई। नागपुर के जाने माने रचनाधर्मी डॉक्टर नायडू के घर जमा होते थे। यहाँ पर लेखक लगातार साहित्यिक आंदोलनों का, रंगमंची नाटकों का और रंगकर्मी निर्देशकों के साथ का अपना बीता वक्त बयान कर रहा है। बहुत प्रवाह के साथ, तीव्र प्रवाह के साथ वर्णनात्मक शैली में स्पष्टता है और एक एक बात स्वतः स्पष्ट है। कई बार लगता था जैसे कहीं हमारे बीच वैचारिक असहमति है, लेकिन डॉक्टर नायडू का स्नेह इस असहमति को पीछे धकेल देता था। भदंत आनंद कौशल्यानंद जी के संग बिताए क्षण मेरे जीवन की अमूल्य धरोहर है। भदंत आनंद कौशल्यानंद जी का डॉक्टर अंबेडकर और राहुल सांकृत्यायन जी के साथ लंबे समय तक रहे। राहुल जी की रचनाओं से मेरा परिचय काफ़ी पहले से है। मानव समाज ने जहां मानव विकास की प्रक्रिया से मुझे अवगत किया, वहीं वैज्ञानिक भौतिकवाद ने मेरे मन से ईश्वर का अस्तित्व मिटा दिया था। वोल्गा से गंगा ने एक नई चेतना का संचार किया था। सांस्कृतिक विरासत के नाम पर जो झूठ पाठ्य पुस्तकों द्वारा रगों में भरा जा रहा था, उसे वोल्गा से गंगा से छिन्न भिन्न कर दिया गया था। उन दिनों मैंने अपने एक मित्र को, जिसे भारतीय अतीत पर गौरव था, मानव समाज और वोल्गा से गंगा पढ़ने को दी थी। वह इन पुस्तकों को पढ़कर विचलित हो गया। उसके भीतर वैचारिक खलबली मच गई, लेकिन संस्कारों की जकड़न से मुक्त होना उसके वश में नहीं था। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुनते ही वह परेशान होने लगा। ये रेखांकित कीजिए, भारत के अतीत और वर्तमान की अव्यवस्था की जो गहरी खाई है, इसका वर्णन। और जब हम अतीत पढ़ते हैं तो कितना वैचारिक उद्वेलन होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया है। व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल अपने होम असाइनमेंट के रूप में इस गद्यांश की व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या और अंत में बताए गए अनुसार विशेषताएं भी लिखनी है। भदंत आनंद कौशल्यानंद जी से राहुल जी के संस्मरण सुनना अच्छा लगता था। मुझे हमेशा अफसोस रहा कि मैं राहुल जी को देख नहीं पाया, लेकिन उनकी पुस्तकें मेरे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना जिंदा रहना। दर्शन दिग्दर्शन, तिब्बत की यात्राएं, चीन यात्रा जैसी पुस्तकें विश्व को मेरे पास ले आई थी। एक ऐसी चेतना का संचार मेरे अंतस में कर रही थी जिसके लिए मैं भटकता रहा हूँ। राहुल जी के विषय में ऐसी जानकारियाँ भदंत आनंद कौशल्यानंद जी के पास थी जिसे अन्यत्र कहीं पढ़ा या जाना नहीं था। कविता, नाटक आदि के साथ साथ कहानी की ओर मेरा भी झुकाव बढ़ने लगा था। कहानी का पाठक तो प्रारंभ से ही था। 78-79 के आसपास मैंने कहानी लिखना शुरू किया। जंगल की रानी आदिवासी पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी मैंने सारिका को भेजी थी। उन दिनों अवध नारायण मुद्गल सारिका के संपादक थे। रमेश बत्रा, सुरेश उनियाल आदि भी सारिका में ही थे। सारिका से स्वीकृति पत्र आ गया था। सारिका उन दिनों साहित्यिक गतिविधियों की केंद्रीय पत्रिका थी। सारिका में छपने की लालसा प्रत्येक नए रचनाकार में होती है। कहानी की स्वीकृति पाकर मैं उछल पड़ा। स्वीकृति पत्र उस समय मेरे लिए मात्र कागज का एक टुकड़ा भर नहीं था, लेकिन कई बरस तक सारिका ने वह कहानी अटका कर रखी। इस बीच जब भी मैं छुट्टी आती, सारिका के दफ्तर जाकर कहानी की याद दिलाता। सुरेश उनियाल हर बार आश्वासन देते, लेकिन कहानी अंत तक छपी नहीं। सुभाष पंत और सुरेश उनियाल की अच्छी मित्रता थी।
मैंने सुभाष पंत से कहा कि आप सुरेश उनियाल से कहें, लेकिन सुभाष पंत ने कहा या नहीं मैं नहीं जानता। हाँ, एक नई प्रति भेजने के लिए सुभाष पंत ने मुझसे कहा। मैंने एक और प्रति भेज दी। 1990 में कहानी की वे दोनों प्रतियां एक टंकित पत्र के साथ वापस आ गई कि हम आपकी कहानी अभी तक छाप नहीं पाए हैं। हाँ, प्रतीक्षा का और हौसला हो तो आप वापस भेज दें। यानी पूरे 10 वर्ष तक प्रतीक्षा कराने के बाद और प्रतीक्षा, यह कैसा मजाक है। साहित्य के भीतर भी एक सत्ता है जो अंकुरित होते पौधों को कुचल देती है। रेखांकित कीजिए ये। साहित्य के भीतर भी एक और सत्ता है जो अंकुरित होते पौधों को कुचल देती है। यहाँ भी खेमेबाजी, यहाँ भी भेद। सारिका बंद हुई। मुझ जैसे न जाने कितने रचनाकारों की हत्याएं की गई होंगी। सारिका संपादक मंडल ने जो विशेषांकों की बाढ़ में अपनी नाव तो बचा ही नहीं पाए, हम जैसों को क्या पार लगाते। साहित्यिक क्षेत्रों में यह कोई पहली घटना नहीं थी, फिर भी मुझे लगता रहा कि नए रचनाकारों को रोकना भी शायद संपादक और साहित्यकारों की कोई रणनीति है। यहाँ पर ये दोनों अंश आपको होम असाइनमेंट के रूप में व्याख्या करनी है, महत्वपूर्ण है। और लेखक धीरे धीरे सामाजिक दबाव से आर्थिक दबाव पर आता है, आर्थिक दबाव से राजनीतिक दबाव पर आता है, और राजनीतिक दबाव से अब ये साहित्यिक खेमों में बटे हुए संसार में आता है, जहाँ पर उसकी रचना छापने के लिए स्वीकृति की जाती है और स्वीकृति के बावजूद भी नहीं छप पाती है। ऐसी विभेदों के रहते साहित्य के जो संकट हैं, साहित्य के जो खेमे हैं और साहित्य की जो राजनीति है, वह भी लेखक ने उजागर करने का प्रयास किया है। क्रमशः कई कैनवास पर, कई प्लेटफॉर्म पर बिंदुवार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और अंत में साहित्यिक अंतरालों की पड़ताल करते हुए लेखक ने कई सारी अराजकताओं और विसंगतियों के शिकार दलित वर्ग को उभारते हुए एक चेतना की रोशनी से इस विमर्श के लिए अपने आप को तैयार किया है कि यह मिटना चाहिए, यह विभेद और यह शोषण समाप्त होना चाहिए, जिसके लिए लेखक प्रारंभ से अंत तक संघर्ष करता रहा है।